देखो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेल डिवीजन का प्रोसेस हमको पहले से ही पता होता है कि सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जो विरकोस आपका स्टेटमेंट था, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो भी नए सेल्स होंगे वो कहां से आएंगे, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डिवीजन से, उनमें डिवीजन होगा और न्यू सेल्स आएंगे। सेल डिवीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस in which a single cell divides into two daughter cells। क्लियर? जैसे कोई सिंगल सेल है और ये डिवाइड कर जाए दो डॉटर सेल्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। क्लियर है? सेल साइकिल को डिफाइन करना, आप देखना कि सेल साइकिल का मतलब क्या है, क्योंकि सेल डिवीजन जो है वो पूरा एक प्रोसेस है, पूरा इवेंट है, जिसमें सेल पहले आपको प्रिपेयर करता है, फिर डिवाइड करेगा। तो इन सब को हम सेल साइकिल में इंक्लूड करते हैं। सेल साइकिल को हम क्या कहेंगे, इट इज अ साइक्लिक इवेंट, it is a cyclic event in which cell duplicate its genome and various cell organelle and eventually divide into two daughter cells। क्लियर? तो दोनों आपने देखा कि सेल साइकिल क्या है, इट इज अ साइक्लिक इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जो भी उनका जेनेटिक कंटेंट है उनका डुप्लीकेशन होगा, और जो सेल ऑर्गेनील्स हैं उनका भी डुप्लीकेशन होगा, एंड इवेंचुअली वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल साइकिल। क्लियर? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। क्लियर? अब देखो, इस सेल साइकिल के मेनली आप देखोगे तो दो फेजेस में हम इनको पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम आपको यहाँ पे दो टाइप के डिविजन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपको यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक? जैसे अगर हम देखें सेल डिवीजन को, तो सेल दो डिवीजन करेगा, दो टाइप से। कौन कौन से? एक इक्वेशनल डिवीजन होगा जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, या इक्वेशनल डिवीजन। आगे अभी देखोगे कि क्यों इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। और दूसरा यहां पे हम देखेंगे मियोसिस। ठीक? मियोसिस और माइटोसिस, ये दो डिवीजन्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर करें तो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। Why mitosis is called as equational division and meiosis is called as reductional division। रिडक्शनल डिवीजन। क्यों हमने इनको इक्वेशनल और इनको रिडक्शनल डिवीजन कहा है? पहला, माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है
उनकी प्लॉइडी में चेंज नहीं होगा डिवीजन के बाद भी। जैसे ये कोई डिप्लॉयड सेल था, तो डिवीजन के बाद भी इनकी प्लॉइडी क्या रही, 2n। या सपोज करो कोई हैप्लॉयड सेल है, तो डिवीजन के बाद भी ये हैप्लॉयड रहे। इन माइटोटिक डिवीजन there is no change in chromosome number or their ploidy। माइटोसिस डिवीजन में हम क्या कहेंगे कि नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। 46 है तो डिवीजन के बाद भी 46 होगा। बट रिडक्शनल डिवीजन में आप देख रहे हो दो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला कि रिडक्शनल डिवीजन या मियोटिक डिवीजन का नाम रिडक्शनल डिवीजन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। जैसे ये कोई डिप्लॉयड सेल था, ये डिवीजन हुआ, अब ये हो गए हैप्लॉयड, ये भी हो गए हैप्लॉयड। और मियोसिस डिवीजन अगर आप देखोगे तो ये दो तरह से होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम कहेंगे कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस सेकंड हम कहते हैं इट्स लाइक इक्वेशनल डिवीजन। ये जो मियोसिस सेकंड है ये जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन की तरह से है, क्योंकि अब फर्दर जब इनमें मियोसिस सेकंड होगा तब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जो चेंज हमें देखने को मिला ये मियोसिस फर्स्ट में ही देखने को मिला, मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर में हमने कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं देखा। तो इसलिए मियोसिस सेकंड को हम बोलते हैं कि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन वेयर देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो बेसिक है माइटोसिस और मियोसिस का। क्लियर है? देखो, चाहे मियोसिस डिवीजन हो या माइटोसिस डिवीजन हो, जो ये सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, सेल डिवीजन जो हम पढ़ेंगे, इसमें दो मेन इवेंट के बारे में हमें पढ़ना होगा, दो मेन इवेंट के बारे में हमें जानना होगा। एक इसके अंदर होता है मतलब जो फर्स्ट फेज होगा ये होता है इंटरफेज। क्लियर है? और जो दूसरा फेज होगा वो होता है एम फेज, या इसी को हम डिवीजन फेज कहेंगे। जब भी हम इंटरफेज की बात करते हैं, कभी भी इंटरफेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम किस फेज की बात कर रहे हैं। जब हम इंटरफेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रिपरेटरी फेज की बात कर रहे हैं। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। और सेल डिवीजन में आप देखोगे कि 95% टाइम इस इंटरफेज में ही गुजरता है। जो डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है। जैसे नीट का एग्जाम ही ले लो, होगा पेपर केवल 3 घंटे का, लेकिन प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रिपरेशन में जाता है। एक्चुअल जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो बहुत शॉर्ट होता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है कि जब भी हम डिवीजन और इंटरफेज की बात करेंगे, मैक्सिमम टाइम वो प्रिपरेशन में ही लगता है। प्रिपरेशन जो सेल डिवीजन होने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल करेगा, सेल ऑर्गेनील्स को डबल करेगा, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है डिवीजन में
वो सब कुछ सिंथेसिस या जो कुछ भी होना है वो सब इंटरफेज के अंदर ही होगा। क्लियर इतनी बात। एम फेज इज द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। एम फेज इज द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन, जिसमें दो हमें पढ़ना होता है। एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक है साइटोकाइनेसिस। जब भी हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, इसका मतलब यहां पर है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अभी आपने बहुत डिटेल में सेल पढ़ा था, तो वहां पे मैंने कैरियन का मतलब न्यूक्लियस से बताया था। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पर कैरियन यानी न्यूक्लियस से है। तो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड हियर द साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो दोनों का डिवीजन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। इन दोनों में अगर इंपॉर्टेंस देखें तो हमेशा याद रखना कि कैरियोकाइनेसिस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इट इज एज्यूम दैट इफ द न्यूक्लियस get divided, it means the cell division is complete। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इस इंटरफेज में हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं जो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक, तो आज उसमें आप देखोगे क्या कि इंटरफेज को कहा जाता है इट इज द फेज ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक, एंड इसको हम साथ में कहते हैं इट इज रेस्टिंग फेज। अब समझ में आया कंट्राडिक्शन? एक पहले तो हमने बोला कि इट इज द फेज ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, और दूसरी बात हमने कह रहे हैं इट इज रेस्टिंग फेज। तो ऐसा क्यों कहा गया? एक तरफ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होगा और दूसरे इस तरफ हम कह रहे हैं कि ये रेस्टिंग फेज है। ऐसा क्यों? तो छोटी सी स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे क्या होता है कि अगर आर्मी को वॉर में जाना है, कल मान लो कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी है मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक, तो उनके जो भी कमांडर हैं उन वो रात में आए और बोले कि भाई कल सुबह 7 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। ठीक, तो अब वो क्या करेंगे? जो भी जवान होंगे क्या वो रेस्ट करने लग जाएंगे, सो जाएंगे जाके के? नहीं, बट वो क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, लेकिन आइडियली जाना कब है? कल 7 बजे। तो वो एक तरह से क्या है कि अभी रेस्टिंग फेज में है, लेकिन वो प्रिपरेटरी फेज में है। यहां रेस्टिंग इस डिवीजन के रेफरेंस में कहा गया है कि डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रेस्टिंग। लेकिन ये इससे नहीं है कि मैक्सिमम एक्टिविटी से जो मैंने लिखा रेस्टिंग फेज, तो एक्चुअल सेंस में वो सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए यहां पर ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इंटरफेज इज द फेज ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, एंड दूसरी तरफ हमने कहा कि इट इज रेस्टिंग फेज। तो आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनको रेस्टिंग फेज बोला गया है और क्यों इनको हमने कहा है कि ये फेज है मैक्सिमम एक्टिविटी का। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब यहां इस इंटरफेज को हमें डिटेल में पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो सेल डिवीजन के अंदर हम इंटरफेज की बात करते हैं, तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जब भी सेल डिवाइड करना होगा वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और इंटरफेज के 3 सब फेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फेज को हम G1 फेज कहते हैं। ठीक,
G1 फेज, या इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, G1 फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज। इसी फेज के अंदर डिसीजन होगा कि सेल फर्दर डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो इस जीवन फेज से एक पूछा गया क्वेश्चन है कि डिसीजन कि सेल डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस फेज में होगा? तो ये जीवन फेज में होगा। लॉन्गेस्ट फेज है ये, लॉन्गेस्ट फेज है। इंटरफेज में जीवन सबसे बड़ा है, एंड इसी फेज में डिसीजन होगा कि सेल फर्दर डिवाइड करेगा या नहीं। तो डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन ये हमेशा G1 फेज में होगा। क्लियर है? G1 फेज के बाद S फेज आएगा, और S फेज के बाद G2 फेज आएगा। पहले नाम डिस्कस कर लेते हैं इनके। S phase is also known as synthesis phase, और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। सिंथेसिस फेज को हम सिंथेसिस फेज, या इसको हम रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपने सेल पढ़ा तो उसमें क्या देखा? जेनेटिक मटेरियल विच इज पैक्ड इन द न्यूक्लियस। क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा हमेशा सेल डिवीजन से पहले। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन की बात करते हैं, यहां पर हम ये कहते हैं कि एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर यहां पर क्रोमोसोम नंबर में तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर जो डीएनए कंटेंट है, ये जो इनका डीएनए कंटेंट है, वो रेप्लिकेशन से पहले अगर 2C है तो रेप्लिकेशन के बाद ये 4C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर हुआ है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और साथ में आपको याद क्या रखना है कि एस फेज में ही सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में ही सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, ये जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन है वो भी कहाँ होगा? एस फेज के अंदर ही होगा। बात क्लियर हो गई? और इसी फेज, अच्छा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये सेंट्रियोल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये सेंट्रियोल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन सेंट्रियोल्स कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स है, ये भी कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही डुप्लीकेशन होगा। बात समझ में आ गई? और साथ में यहां पर सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये तो हो गए हमारे पास एस फेज के लिए। अब
यहां अगर आपसे पूछा जाए कि भाई G1 फेज के अंदर क्या होगा, तो याद क्या रखना है आपको कि यहां पर मेनली क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन्स का यहां पर सिंथेसिस होगा। और साथ में आपको क्या याद रखना है कि G1 फेज के अंदर एक लाइन है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। G1 फेज में हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनीज, most of the cell organelles most of the cell organelles duplicate in this phase, duplicates in this phase। कौन से? G1 फेज की बात कर रहे हैं, जहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज इसी फेज में ही डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअली। हमने पहले बात करी G1 फेज की, फिर हम बात कर रहे हैं S फेज की, और अब नेक्स्ट फेज जो होगा दैट इज G2 फेज। G2 फेज। अब क्वेश्चन यहां से, अभी आपने देखा कि हमने बोला कि most of the cell organelles get duplicated in G1 phase, most of the cell organelles get duplicated in G1 phase। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, गोल्जी बॉडीज के बारे में, और साथ में जो ये बड़े सेल ऑर्गेनील्स आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब डुप्लीकेट होते हैं किस फेज में? G2 फेज में। G2 फेज में। और इस फेज में किसी डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा गया था कि डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में बंद हो जाएगा, तो याद क्या रखना है, G2 फेज को, जिसमें अब इस G2 फेज में सेल इंटर कर गया, यानी अब डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस स्टॉप्स। अब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और साथ में हम क्या कहते हैं कि लेकिन डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन सेल सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए सिंथेसिस स्टॉप्स बट आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स। यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ही होगी। बात समझ में आ गई? तो तीनों आई होप समझ में आया कि इंटरफेज के हमने फेजेस, सब फेजेस की बात करी। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में हमने कहा कि ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का, इसी के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनील्स जो होंगे वो डुप्लीकेट करेंगे। और G1 सेल में एक और खास बात है जो आपको साइक्लिक वे में मैं समझा रहा हूं, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी कि सेल डिवीजन का मतलब क्या है, व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल।
बस सिंपल ये हो जाएगा सेल डिवीजन। लेकिन ये डेफिनेशन जितनी इजी है, प्रोसेस उतना ही टफ होगा सेल डिवीजन का, जिसमें हमने क्या कहा कि भाई सेल तो सबसे पहले अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा और इसके बाद ही उनके अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा। बात क्लियर? तो अब फिर से हम देखें कि जीवन फेज के अंदर हमने क्या बात करी थी। जीवन फेज के अंदर हमने ये बात करी थी कि ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। दूसरी हमने क्या बात करी कि जीवन फेज के अंदर सिंथेसिस होगा किसका, आरएनए और प्रोटीन्स का, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनील्स का, इन सब का सिंथेसिस होगा G1 फेज में। फिर एस फेज में आपने याद किया कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एस फेज के अंदर, और दूसरी बड़ी बात डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दोनों जब आप देखोगे डिवीजन को, तो यहाँ पर फिर से एक साइक्लिक फॉर्म में हम देख रहे हैं। ठीक, हमने दो पढ़े, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज में हमने सबसे पहले देखा क्या कि एक सेल पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। ठीक, तो जो पहला जो फेज होगा वो कहलाएगा ये जो फर्स्ट फेज है ये है G1 फेज। ठीक, इसके बाद ये जो फेज है ये आया S फेज, ये हमारे पास हो गया G2 फेज, और देन हमारे पास ये है M फेज। यहां पर हम G1 फेज को बोले हैं कि ये लॉन्गेस्ट फेज है। G1 फेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। अब ये हमारे पास एक सेल जो प्रिपेयर किया और अब इवेंचुअली डिवाइड कर जाएगा कितने सेल्स में, दो सेल्स के अंदर। ठीक, लेकिन ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर पास करने के बाद ये अब दो सेल्स में डिवाइड कर गए। क्लियर? एक सिंगल पेरेंट सेल अब दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है, थोड़ा नाम याद रखना इनका, कि जब भी हम बात करते हैं G1 फेज की, तो G1 फेज की जब भी हमने बात करी थी, हमने इस फेज को क्या बोला था कि G1 फेज is the phase called as post mitotic phase। क्या कहे थे इसको, पोस्ट माइटोटिक फेज। यहाँ माइटोटिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद ही ये फेज आया जिसको हमने पोस्ट माइटोटिक फेज कहा। ठीक,
या इसको हम फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं और पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्लियर? अब इस G1 फेज में एक और खास बात क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि इस फेज के अंदर डिसीजन होगा कि सेल फर्दर डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर सेल डिवाइड कर गया तो ये उसको फॉलो कर गया आगे। इफ डिसीजन जो इन्होंने लिया वो क्या हुआ कि इनको डिवीजन नहीं करना है, तो कुछ सेल्स G0 फेज या क्वीसेंट फेज में चले जाते हैं, जहां सेल्स एक्टिव तो होंगे लेकिन उनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, उनमें कोई डिवीजन नहीं होगा। तो इस G0 फेज या क्वीसेंट फेज का मतलब क्या है कि ये जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो वो G0 फेज में इंटर कर जाएगा, और इस G0 फेज में आप देखोगे कि अब कोई डिवीजन नहीं होगा। तो इसमें एक तो एग्जाम दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इनके एग्जाम्पल से पूछा गया है कि भाई नर्व सेल्स में डिवीजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो G0 फेज में चले जाते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सेल्स हैं जो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते हैं, कौन से सेल्स हैं जो कभी भी G0 फेज में इंटर नहीं करते हैं। तो हम आंसर क्या करते हैं इसका, कैंसर सेल। कैंसर सेल्स नेवर इंटर इन G0 फेज और क्वीसेंट फेज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेजी से डिवाइड करने वाले सेल्स हैं। तो जो सबसे ज्यादा तेजी से डिवाइड करने वाले सेल्स हैं उनमें कभी भी G0 स्टेज में एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ गई? फिर इसमें हमने S फेज को देखा जिसको हमने सिंथेसिस फेज कहा। ठीक, सिंथेसिस फेज या डुप्लीकेशन फेज, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ तीन बातें हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस एस फेज और सिंथेसिस फेज के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो 2C से 4C हो जाएगा एंड नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एंड इसी फेज में हम कहते हैं डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल्स, इस फेज में ही होगा डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल्स। फिर अब हम बात करते हैं G2 फेज की, जिसको हम, इसको अगर हमने पोस्ट माइटोटिक फेज कहा है तो G2 फेज को हम कहेंगे प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। क्लियर? और अब हमारे पास प्री माइटोटिक फेज के बाद ये जो हमारा फेज है, जो एक्चुअल डिवीजन का फेज है, जिसको हमने एम फेज कहा है, इस एम फेज के अंदर कौन कौन से फेजेस आएंगे? तो उसके लिए याद रखना, पकाओ मत। ठीक, P फॉर प्रोफेज, ठीक,
फिर पकाओ मतलब P स्टैंड फॉर प्रोफेज, M स्टैंड्स फॉर मेटाफेज, A stands for anaphase and T stands for telophase। ये पूरी सेल साइकिल है। ये आपने देखा कि ये पेरेंट सेल जो इस साइक्लिक इवेंट के बाद इवेंचुअली दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा पूरा